जय श्री कृष्ण सभी को। सभी का हार्दिक स्वागत है थाना माहेश्वरी महिला समिति के लॉकडाउन सेशंस में। आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे विशेष अतिथि है श्रीमती सुलोचना जी नंदकिशोर जी नोगजा, जो मेरे बुआ जी लगते हैं, लातूर से है। और उनका परिचय देने के लिए मैं मंगल जी बिरला को अनुरोध करती हूँ। मंगल आंटी, हाँ बोलिए। ओके बहनों, जय श्री कृष्ण। अपने ठाणे महिला समिति के इस अनोखे उपक्रम में आज अगली कड़ी जोड़ने के लिए आमंत्रित है लातूर निवासी आदरणीय सुलोचना जी नोगजा। इस मशहूर व्यक्तिमत्व का परिचय देते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आप बीए तथा हिंदी में एमएड पदवी से विभूषित है। आप 32 सालों से अध्यापिका रह चुके हैं। राजस्थान शिक्षण संस्था द्वारा आदर्श शिक्षिका पुरस्कार से पुरस्कृत है। आप शिक्षा बोर्ड में पेपर सेटर, मॉडरेटर तथा बाल भारती पाठ्य पुस्तक लेखन जैसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी है। रोटरी क्लब, साइंस क्लब, राजस्थान महिला मंडल, नारी प्रबोधन मंच, स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमाला, भारतीय स्त्री शक्ति संस्था आदि अनेक संस्थाएं एवं सामाजिक कार्यों में आपने अपना योगदान दिया है। इतना ही नहीं, आप लोक न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुकी है। आप साहित्य में रुचि रखती है। हाल ही में आपने आदरणीय कुमुदिनी भार्गव लिखित चला नाती जपूया किताब का आइए रिश्ते संजोए हम इस नाम से अनुवाद लेखन किया है। किशोरियों के लिए कड़ी उमलताना इस उपक्रम द्वारा मार्गदर्शन पर कई कार्यक्रम लिए हैं। ऐसे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व की धनी आदरणीय सुलोचना जी, माँ बेटी का संवाद बहुत ही प्यारा स्नेह भरा विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। सुलोचना जी, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और विनंती करते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय महेश। हेलो, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। यस। नमस्ते बहनों। थाना माहेश्वरी महासभा की सभी बहनों को मैं आदर पूर्वक जय श्री कृष्ण करती हूँ। पर सर्वप्रथम तो मैं संयोजकों का अभिनंदन करना चाहूंगी कि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में भी अपनी बहनों के साथ विचार मंथन का कार्यक्रम आयोजित किया। अनेक विषयों पर मंथन होता जा रहा है और मेरी धनश्री जी, नीता जी और संगीता जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे आपके साथ संवाद साधने का मौका हासिल करके दिया है। आज का अपना विषय है संवाद माँ बेटी के। विषय बहुत ही सुंदर है, कारण माँ बेटी का रिश्ता ही उतना सुंदर हुआ करता है। माँ और बेटी ये दोनों के बीच मानो मित्रता का रिश्ता होता है। माँ बेटी की सहेली होती है, बेटी माँ की सहेली हुआ करती है। अगर अपनी मन की बात खोलकर किसी के सामने रखने का मन करे तो विश्वासार्ह व्यक्ति एक ही, माँ या बेटी। संवादों का बड़ा महत्व है बहनों। संवाद अगर हमारे बीच सुसंवाद हो, भले ही यहाँ केवल माँ बेटी का ही नहीं बता रही मैं, सभी के बीच में जिसके साथ हमारे सुसंवाद हुआ करते हैं और उनमें हमारे रिश्ते दृढ़ होते हैं। विशेषता हमें आत्मनिर्भरता आ जाती है, एक विश्वास निर्माण हो जाता है अपने प्रति और अपना मन मुटाव भी कम होता जाता है। सही देखा जाए तो संवाद का बड़ा महत्व है, लेकिन आज की भागदौड़ की जिंदगी में व्यस्तता की वजह से और संयुक्त परिवार से विभक्त परिवार बनने की वजह से संवाद कम होते जा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। यूं तो हमारे हाथ में वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे साधन सौंपे हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में हमारा कोई रिश्तेदार हो, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, संवाद साध सकते हैं।
दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो तो क्षण भर में, पल भर में सब तक पहुंच जाती है। लेकिन बड़े खेद की बात यह है कि घर गूंगे होते जा रहे हैं। यह संवाद होना अत्यंत आवश्यक है, और ये संवाद जो माँ बेटी के बीच के संवाद है वह तो बड़ी ही अच्छी बात है। संवाद से छोटी छोटी बातों पर हम टिप्पणी कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। पर संवाद की शुरुआत तो यूं देखा जाए तो माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है वहां से ही शुरू होती है। माँ बच्चों के साथ वहीं से संवाद आरंभ कर देती है। छोटे बच्चों के साथ एक एक छोटी छोटी बातों के माध्यम से संस्कार करना यह माँ का परम कर्तव्य होता है। और वह माँ अपने बेटियों के साथ इस प्रकार संवाद करते हुए संस्कार करने का प्रयत्न भी करती है। इस बारे में अगर पूछा जाए तो मुझे साने गुरुजी की पुस्तक जो है श्याम ची आई बोलकर, वह मुझे बहुत पसंद है। सही देखा जाए तो अत्यंत छोटी छोटी बातों के माध्यम से वह माँ अपने बच्चों को संस्कारित करते जाती है। यह बड़ी खुशी की बात लगती है। बच्चों के बच्चा जन्म लेता है, बच्चा छोटा ही होता है, लेकिन बाल माँ मात्र लगातार उसके साथ बातें करती रहती है। पर 3-4 साल का बच्चा होता है, बिटिया हमारी स्कूल जाने लग जाती है। आजकल स्कूल में जरा जल्दी ही भेज देते हैं हम। अब इसका संपर्क अनेक लोगों से आने लग जाता है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, आने जाने वाले हैं, नौकर वर्ग है, विद्यालय के अध्यापक वर्ग है, विद्यालय में आने वाला पालक वर्ग है। इन सभी से उनका रिश्ता आने लग जाता है। ऐसे समय हमें अपनी छोटी सी बिटिया को नजदीक बिठाकर तो एक बात बतानी चाहिए, जो है गुड टच और बैड टच। कारण यह न बताने की वजह से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावना निश्चित होती है। बहनों, हमारे भारतीय स्त्री शक्ति नामक संगठन की कुछ बहनों ने इस विषय पर एक बहुत सुंदर नाटिका लिखी है, जो विद्यालय में जाकर प्रस्तुत की जाती है। अब संवाद, आजकल मैंने अभी बताया कि आजकल संवाद कम होते जा रहे हैं। संवाद कम होते जा रहे हैं, इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आप अभी परिचय देते समय ही बताया गया कि मैं शिक्षिका हूँ, और अनेक वर्षों तक ये कार्य करते करते मुझे अपने विद्यालय के लड़कियों के माध्यम से अनेक अनुभव प्राप्त हुए हैं। एक बार के समय है, रोटरी क्लब की चित्रकला स्पर्धा थी बहनों। इस चित्रकला स्पर्धा में 4वीं तक के बच्चों के स्पर्धक थे। विषय था माँ की प्रतिमा बनाना, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र निकाल रहे थे। मुझे सुपरविजन के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं एक हॉल दिया गया था, उस हॉल में मैं इधर उधर घूमती जा रही थी और बच्चों के चित्र देखती जा रही थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि क्या सुंदर चित्र निकालते हैं नहीं बच्चे। एक बच्ची के पास मैं खड़ी रही, देखा तो उस चित्र में उसने कान नहीं निकाले थे। मुझे लगा भूल गई होंगी, बच्ची ही है। मैंने कहा, बेटा चित्र तो तूने बहुत अच्छा निकाला है, लेकिन कान नहीं निकाले, तो सुनती ही नहीं, क्यों निकाले। ये जो संवाद न होने का परिणाम है, एक उसके मन पर एक छोटा सा आघात हो गया, और उसका परिणाम आगे चलकर बहुत बुरे हालत में सामने आता है। यह ध्यान रखिएगा। कुछ माताएं संवाद करती नहीं, उनको संवाद करना संभव नहीं होता या समय नहीं मिलता, पता नहीं क्या होता है। लेकिन कुछ माताएं आग्रही बहुत होती हैं। उसी हॉल में मैं उसके साथ बात करने के पश्चात मुझे तो थोड़ा सदमा ही पहुंचा, बहुत अवाक रह गई मैं। लेकिन आगे देखा, एक लड़की चित्र निकाल रही थी। उसने माँ की प्रतिमा तो निकाली, लेकिन पूरा हरा कर दिया, पूरे हरे रंग से भर दिया उसको। मैंने कहा, बेटा तूने चित्र तो बहुत सुंदर निकाला, लेकिन ऐसे क्यों कर दिया सब हरा। दिन भर बोले हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी कर दिया। ये जो संवाद में विसंवाद होने की संभावना है, जरा इन बातों को हमें टालना चाहिए।
आगे चलकर उसका दूसरा पड़ाव आता है, बच्ची 4-5 वर्ष की होती है, उसके पश्चात बच्ची अगले पड़ाव में प्रवेश करती है। यह आयु है 12 वर्ष से 19 वर्ष तक का। वैसे इसको 13 वर्ष से 18 वर्ष का अवधि माना जाता है, टीन एजर्स। यह जो समय है अत्यंत महत्व का समय होता है। यह टीन एजर्स बच्चियां थोड़ी आत्माभिमुख हो जाती है, अन्यों के साथ संवाद करना कम, अपने आप में ही रहना, मेकअप का आकर्षण बढ़ जाता है। ऐसे थोड़े इसमें चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उसके शरीर में भी बदलाव आते हैं, उसकी मानसिकता के भी बदलाव होते हैं, उसमें मानसिक आंदोलन कुछ काम करने लग जाते हैं। ऐसे समय यह आयु जो है, यह महावारी आरंभ होने की आयु है, यानी मासिक पीरियड जिसको हम कहते हैं, इसके आरंभ होने की का यह समय है। ऐसे समय माँ का कर्तव्य बन जाता है कि माँ बेटी के साथ संवाद साधते साधते इसकी थोड़ी जानकारी दे। नहीं तो होता है, कई बार मैंने अनुभव किया है कि माताएं अपनी लड़कियों को इसकी जानकारी न देने की वजह से अचानक पीरियड आ जाता है, फिर वह कभी विद्यालय में होती है, कभी घर होती है, इसका कोई नियम नहीं, और विद्यालय में तो उसके हालत बेकार हो जाते हैं। मैंने तो नियम ही ले लिया था। मैं महिला विभाग की प्रमुख होने की वजह से मुझे उतना अधिकार भी था। मैंने अपने लेडीज रूम में एक विशेष कप्पा रखकर कई सैनिटरी टॉवेल्स वहां पर रखे थे। समय आया तो बच्चियों को देना, और एक हफ्ता भी नहीं जाता था कि किसी लड़की को इस प्रकार की आपत्ति नहीं आई हो। बहनों, इस महामारी की जानकारी देते देते उसे स्वच्छता का भी सबक सिखाना चाहिए। ये सैनिटरी टॉवेल्स कैसे धोए, कैसे इसको डिस्पोज करें, यहाँ तक की सारी जानकारी हमें अपने बच्चों को देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आप सुज्ञ महिलाएं हैं, आप निश्चित देती होगी, ऐसा भरोसा है, लेकिन अब विषय ही है, इसलिए मैं अपना विचार व्यक्त कर रही हूँ। यह को एजुकेशन का जमाना है। आजकल कोई विद्यालय ऐसा नहीं है कि जो केवल लड़कियों के लिए है, केवल लड़कों के लिए है। हर विद्यालय में कोई एजुकेशन ही होता है, और यह उम्र शारीरिक आकर्षण की होती है। विशेषता इस समय जिस प्रकार लड़कियों में परिवर्तन आता है, इसी उम्र से लड़के गुजरते हैं। लड़के जरा आक्रामक प्रवृत्ति के रहते हैं, वे ढीठ भी रहते हैं थोड़े। इस उम्र में लड़कियां उतनी चाहे उतनी ढीठ नहीं रहती, तो लड़के अचानक ही एक आध दिन कोई तो भी उसके गाड़ी पर या साइकिल जो होगी तो उस पर चिट्ठी रख देते हैं, जिसमें लिखा होता है आई लव यू। नाम किसका मालूम नहीं, किसने लिखा पता नहीं रहता, और वो घबरा जाती है कि मेरा किसी के साथ कोई संपर्क नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कोई देखेगा क्या, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, वगैरह अनेक विचार उसके मन में आने लग जाते हैं। और फिर उस समय उसको लगता है कि ये बात मैं किसी को कहूं, सहेली को कहे तो हो सकता है वो अन्य को बता दे। अगर माँ बेटी के बीच सुसंवाद हो तो यह बात वह अपनी माँ को स्पष्टता से बता सकती है, और माँ अगर सुज्ञ है तो सारी बात सुनने के पश्चात उसमें से मार्ग भी वह निकाल सकती है। लेकिन ऐसा होना अत्यंत आवश्यक भी है। यह समय जो है, यह आयु जो है, सिनेमा या सीरियल्स देखने में रुचि रखने वाला की आयु है। केवल देखती ही नहीं है हमारी बेटियां, तो देखने के पश्चात उसके अनुसार अनुकरण करने का प्रयत्न करती हैं। ऐसे समय माँ का कर्तव्य बन जाता है, बेटी अगर तुम सिनेमा के जैसे बर्ताव करने का प्रयास करोगी तो पता है क्या होगा, तुम्हारे जिंदगी का सिनेमा बन जाएगा। तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
प्यार कोई एक व्यक्ति से नहीं होता, उसको ये बताना चाहिए हमें कि आई लव यू कहना या ग्रीटिंग्स देना या किसी पर अपना जी न्योछावर करना, यह बातें इस उम्र में होती है, लेकिन यह उम्र उनकी इन बातों तक पहुंचने की नहीं होती। यह माँ को समझ कर लेना चाहिए और समझाना चाहिए। यह उम्र जो होती है, उनको बच्चियों को लगता है कि प्यार करना वगैरह। मैं जब विद्यालय में पढ़ाती थी तो एक लड़की ने आकर कहा, देखो ना मैडम, ये लड़की मुझे कहती है कि अपन सिनेमा खेलेंगे। मतलब क्या? मैंने कहा सिनेमा खेलने का मतलब क्या होता है? तो बोले पता नहीं, ये बोलती है कि मैं सिनेमा खेलेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इस समय पर बेटियों को समझा कर बोलना अत्यंत आवश्यक होता है। आप माँ का कर्तव्य है कि बेटी को समझा कर बोलना कि बेटी, तेरी जिंदगी का यह सुवर्ण काल है, ना किसी प्रकार की जिम्मेदारी है तुझ पर, ना कोई काम है तेरे सर पर, बस केवल अभ्यास करना है। तू आज दिल लगाकर अभ्यास करेगी तो कल के भविष्य के जीवन की यहाँ नींव पक्की करनी है तुम्हें, वह नींव पक्की होगी। उसे तुम्हें आश्वस्त करना होगा कि बेटियां, तुम अगर चाहती हो तो कल्पना चावला, सुनीति विलियम जैसे यान में बैठकर मंगल और चंद्र ग्रह तक पहुंच सकती हो। तुम अगर चाहो तो किरण बेदी जैसी एक बहुत बड़ी पुलिस अधिकारी बन सकती हो। तुम अगर चाहो तो प्रतिभाताई पाटिल जैसी पूरे देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति का पद विभूषित कर सकती हो। तुम डॉक्टर बन सकती हो, तुम इंजीनियर बन सकती हो, तुम समाज सेविका बन सकती हो, तुम जो चाहो वह बन सकती हो। लेकिन इस वक्त तुम्हें अभ्यास करना तो पड़ेगा, तभी तुम इस स्तर तक पहुंच पाओगी। इस प्रकार से उन्हें आश्वस्त करना होगा कि बेटी तुम कमजोर नहीं हो। मुझे मैथिली शरण की कविता याद आती है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, देश को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। इस तरीके से अगर उसमें विश्वास भरने का प्रयत्न करें तो हो सकता है कि उसका भविष्य सुधर जाए। सुसंवाद के सुपरिणामों पर हमने विचार किया, दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसा मैं एक घटना आपको बताना चाहूंगी कि मैं जो नाम बता रही हूँ वो काल्पनिक है, लेकिन घटना सत्य है। नीता, जिसकी हाल ही में सगाई हुई थी, एक दो बार उसने अपने मंगेतर के साथ सैर भी की थी, बाहर घूम कर भी आई थी, एक आध सिनेमा भी देखा होगा, लेकिन सगाई के दिन जितनी आनंदित नीता थी, आजकल वह थोड़ी शांत शांत सी लग रही थी। माँ की नजरों से ये बात छुटी नहीं। माँ ने एक दिन समय निकालकर नीता को नजदीक बुलाया, धीरे धीरे उसके उसके साथ संवाद साधने का प्रयत्न किया, उसके मन पटल तक पहुंच गई। उसके मन पटल की कोमल पंखुड़ियों को स्पर्श करते ही उसके सारी समस्याओं के तार खुलने लग गए। नीता का मंगेतर जितना ऊपर से सुंदर था, उतना ही अंदर से बुरा था, उतना सुंदर नहीं था। उसके साथ बातें करते समय नीता के ध्यान में आने लग गया था कि उसके मंगेतर का ध्यान नीता से अधिक उसके साथ आने वाले दहेज पर। कुछ छोटी छोटी घटनाओं से नीता ने भांप लिया था कि यह शकीले स्वभाव का भी है, और इसकी वजह से वह अपने आगामी जीवन के सफर का विचार करके अत्यंत परेशान थी। वो किसको बताएं? वो माँ को बताना चाहती थी सही तो, लेकिन उसको डर था इस बात का कि माता पिता की बदनामी होगी, या सगाई टूटी हुई लड़की बोलकर उस पर एक झब्बा लग जाएगा, समाज की नजरों से उसकी ओर देखेगा। इस प्रकार के डर से वो नहीं बता पा रही थी। माँ ने
मात्र धीरे धीरे सभी बात अच्छी तरह से सुन ली और अपना निर्णय सुना दिया, यह रिश्ता नहीं होगा। बहनों, अगर माँ बेटी के बीच रिश्ता अच्छा नहीं होता, बचपन से संवाद होना चाहिए, तब ये बात हो सकती है। बचपन से संवाद नहीं होता तो नीता चुपचाप विवाह बंधन में बंध जाती और न जाने किन किन तकलीफों का मुकाबला उसको करना पड़ता। सुसंवाद के बड़े लाभ हुआ करते हैं। इसी समय मुझे दूसरी एक घटना बताने की इच्छा होती है। कुछ वर्षों पूर्व जलगांव में वासना कांड हुआ, आपने सुना होगा सभी ने। यह जब वासना कांड हुआ, सैकड़ों युवतियां इस वासना कांड की शिकार बनती गई। एक भी लड़की को ऐसे नहीं लगा कि मेरे साथ होने वाला दुर्व्यवहार या मैं दलदल में फंस रही हूं, इस दलदल की जानकारी मैं अपने पालकों को दूं ताकि अगली लड़कियां तो भी बच जाएं। या किसी एक लड़की को भी ऐसे नहीं लगा, कैसे एक माँ को भी ऐसे नहीं लगा कि आजकल अपनी लड़की कुछ अलग ही व्यवहार करते हुए नजर आ रही है, कुछ डरी डरी सी लग रही है, उसके संवाद कम हो गए हैं, उसका हंसना खिलखिलाना नहीं के बराबर हो गया है। एक बार उसको पूछे तो सही कि क्या कारण है। और इन दोनों के बीच में विसंवाद यानी संवाद न होने की वजह से सैकड़ों लड़कियां इसके दलदल में फंसती गई। और जब इस वासना कांड की जानकारी लोगों को मिली तो प्रत्येक पालक के पैरों तले की जमीन खिसक गई। संवाद न होने से भी दुष्परिणाम होते हैं। इसका एक ज्वलंत यह उदाहरण है। अब बच्ची 15-16 साल की होती है, उच्च शिक्षा का समय आता है। आजकल हमारी सबकी देहातों में, शहरों में सभी की यह मानसिकता बन गई है, हम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक बात और भी गौर करने जैसी है कि हम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसकी रुचि का विचार नहीं करते। हमको जो लगता है कि मेरा एक सपना था मैं डॉक्टर बनूं, मैं नहीं बन सकी तो मैं मेरी बेटियां को डॉक्टर बनाऊंगी। मेरा एक सपना था कि मैं सीए बनूं, लेकिन मैं नहीं बन पाई, मैं मेरी बिटिया को सीए बनाऊंगी। उसकी रुचि का विचार न करते हुए उसको प्रवेश दिलवा देते हैं। होता यह है कि उसकी रुचि न रहने की वजह से उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता और उसमें से अनेक अघटित घटनाएं होने की संभावना भी हो जाती है ना। हमारी इन बिटियाओं को स्व संरक्षण भी सिखाना चाहिए। स्व संरक्षण यानी अब आजकल शहर बढ़ गए, पढ़ाई के दृष्टि से, ट्यूशन के कारण या करियर के कारण या बाजार हाट करने के लिए लड़कियों को अकेले घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। कौन किस तरीके के व्यक्ति के साथ हमारा संबंध आएगा पता नहीं चलता, कौन कैसा व्यवहार करेगा पता नहीं चलता। अगर कोई दुर्व्यवहार करता दिखे तो हमें अपना रक्षण करने के लिए सेल्फ डिफेंस सिखाना अत्यंत जरूरी हो जाता है। हमारी एक छोटी सी बिटिया, एक 10-11-12 साल की होंगी, ये औसा से तुलजापुर जाने का एक रास्ता है, बीच में खेत से घर जा रही थी, पता नहीं घर से खेत जा रही थी, लेकिन वह अकेली देखकर 2-3 गुंडों ने उसे पकड़ लिया, रिक्शा में डाला और ले चले। उसके हाथ बांध दिए थे। वह बहुत चिल्लाई, लोग बहुत रोई, लेकिन कोई किसी ने उसकी आवाज ही नहीं सुनी। और ये दुष्ट तो थे ही, सवाल नहीं, इनका छोड़ने का कोई सवाल नहीं था। ऐसे समय तुलजापुर के और आगे एक चाय की टपरी है, उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, वीरान है, तो बोले चाय पियेंगे। चाय पीने के लिए उतर रहे थे, तब उसने कहा दादा आप 3 हैं और मैं 1, बोला मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ तो छोड़ दो। तो उनको भी लगा बात तो सही है, उन्होंने उसके हाथ छोड़ दिए। जैसे ही हाथ छोड़े उसने जुडो कराटे के जो प्रयोग शुरू किए उनको बेहाल कर दिया और जो वहां से सन्नाटा भागी तो तुलजापुर के स्टेशन पर आ रुकी।
वहाँ जब लोगों का जमघट था, वहाँ उसको सुरक्षितता का कोई भय नहीं था, लेकिन बड़ी होशियार थी। उसने सरल सीधे पुलिस चौकी पर जाकर पुलिस को यह खबर या इस वारदात के बारे में बताया और पुलिसों ने उनको अटक कर लिया। थोड़ा थोड़ा तो भी स्व संरक्षण आना चाहिए। हम सादे बस से प्रवास करते हैं, लोकल से प्रवास करते हैं, तो पीछे बैठने वाला कौन है होता है मालूम नहीं, चुप तो भी स्पर्श, गलत स्पर्श करने का प्रयत्न करता है। ऐसे समय कम से कम काटा पिन तो भी सामने रखे, साथ में रखे। और ऐसे चुभोए कि वो बिलबिला उठे, और क्यों बिलबिला रहा है बाकी के लोगों के ध्यान में आने के पश्चात शर्म से उसकी गर्दन झुक जाए। उसको स्व संरक्षण के बारे में भी बताना चाहिए। हमारी बच्चियों को स्वावलंबन सिखाना बहुत जरूरी है। अनेक बार ऐसा होता है कि बच्चे आजकल कम हो गए, छोटे छोटे काम माताएं कर लेती हैं। काम के लिए साधारण मध्यम परिवार, उच्च परिवार, उच्चतम परिवार, सभी के घरों में कामों वाली बाइयां होती हैं। माताएं बेटियों को स्वावलंबी बनाने की सीख देती ही नहीं। हर चीज के लिए वह दूसरों पर अवलंबित होती है। सामान लाना है, नौकर है क्या, कहीं जाना है, गाड़ी है क्या, ड्राइवर है क्या, आदि की पूछताछ होती है। उनको स्वावलंबी बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। इतना ही नहीं कि अपना सामान कम से कम संभाल कर रखे, संवार कर रखे, यह तो सिखाना जरूरी हो जाता है। सामान बिखेरना आसान है, संवारना कितना आवश्यक है यह भी सिखाना चाहिए। गृह कार्य में सहभाग भी होना आवश्यक है। ये बात सच है कि आजकल क्लासेस, कॉलेज, ट्यूशंस, होमवर्क, इसके कारण समय ही नहीं मिलता बच्चों को रसोई घर में प्रवेश करने का। लेकिन जब छुट्टी मिलती है, थोड़ा सा अवसर मिलता है, तो माताओं का कर्तव्य बन जाता है कि बेटा थोड़ी सी मदद कर दें। आज नया एक व्यंजन बना रही हूँ, तू देख तो सही। इसलिए नहीं कि तुझे अगले घर जाना है और तुझे ये बनाने सीखना पड़ेगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो जरूर बताए कि बेटा तेरे व्यक्तित्व विकास का एक पहलू जो कमजोर है वह भी विकसित होना चाहिए। तू सर्वांग विकसित होनी चाहिए, इसलिए तुझे रसोई घर में प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है बेटा। निश्चित आइए, सगाई का वक्त आता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बिटिया 22-23 साल की हो गई, सगाई का वक्त आता है, माता पिता वर संशोधन का कार्य शुरू करते हैं। लेकिन कभी बिटिया को बैठकर पूछना चाहिए कि बेटा तेरी क्या अपेक्षा है, किस प्रकार का घर और किस प्रकार का वर तुझे अपेक्षित है। ऐसे संवाद के समय अगर उस बेटिया ने, यूं तो बचपन से अच्छे संस्कार होने के पश्चात हमारी कोई बिटिया गलत कदम नहीं उठाएगी, लेकिन अगर उसने किसी को पसंद ही किया है और वो अपने सामने रखती है, तो एकदम उस पर भड़कने की जगह पर धीरे धीरे संवाद करते हुए सारी पूछताछ करनी चाहिए। बाद में उसके सामने वाले के घर की पूछताछ करनी चाहिए। उसकी कमाई क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण कैसे हैं, इसकी जांच करने के पश्चात अगर सभी ठीक लगा तो रिश्ता जोड़ने में हरकत नहीं होती। उसमें बदनामी वगैरह का डर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पर उसने दिल छोड़ दिया है और हम दूसरी जगह पर उसका रिश्ता पक्का करते हैं, तो उसका जीवन भी बिगड़ जाता है, सामने वाले का भी जीवन बिगड़ने की संभावना निश्चित हुआ करती है। अब आया वक्त शादी का। शादी में हम अनेक बार बुलावा आता है, देखो कि सीख देखने को आओ। बहनों, ये शीख शब्द जो है ना, एक अपभ्रंश, एक शब्द का अपभ्रंश है। सीख शब्द का शीख शब्द बन गया। हम शीख में तो सुई से लेकर भुई तक सब कुछ देते हैं, इतना देते हैं कि आगे 10 साल तक उसको कुछ भी खरीदना ना पड़े। सही देखा जाए तो स्व भक्ति, स्व शक्ति के आधार पर जब कुछ हम चीज खरीदते हैं तो उसमें जो आनंद होता है, यह सब कुछ तैयार माल मिलता है, उसमें उतना आनंद नहीं होता, भले ही दे। लेकिन मुझे यह पूछना है कि इतनी सारी हम लाखों रुपए की सीख देते हैं, उसमें 4 पुस्तक कभी विचारों के नहीं देते।
प्रथा शुरू करनी चाहिए। और चार, कोई 10 दे, 11 दे, 20 दे, 4 दे, 2 दे। कुछ लोग बोलते हैं हम पुस्तक देते हैं, क्या देते हैं? बोले अपना गीत अपनी रीत देते हैं ना। कहानियों की पुस्तक, त्योहार के कहानियों की पुस्तक भी हमने साथ में दी है उसके। मुझे यह अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित है वैचारिक पुस्तकों की, हमारे विचार सुदृढ़ हो, इसलिए इन पुस्तकों की आवश्यकता होती है। अब आई बात सीख की। एक समय जब अब हमारी बिटिया ससुराल जाने वाली है, माता पिता दोनों भी बैठ सकते हैं। पिता को समय ना हो या उनकी इच्छा ना हो तो माँ तो भी अपने बच्ची को साथ में लेकर बैठे, बेटा अब इस परिवार से तू दूसरे परिवार में जा रही है, जो तेरे अधिकार का परिवार है। इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर तेरा बिल्कुल अधिकार नहीं। तू 2 घरों को प्रकाशित करने वाली, सुसज्जित करने वाली एक दीप शिखा है। बेटा, संयम, सहानुभूति, सेवा भाव, त्यागी वृत्ति, समर्पण की भावना से तुम तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत सकती हो। कुछ दिनों तक तुम्हें कष्ट जरूर होगा, लेकिन तुम तुम्हारे घर को स्वर्ग बना सकती हो। देखो बेटा, तुम्हारी कोई शिकायत यहाँ आए तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाएगा। मैंने तुझ पर आज तक जो संस्कार किए हैं उन संस्कारों को जागरूक करो और अगले साल वाले घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं यह नहीं कहती कि अगर उसके साथ वहां अन्याय होता होगा तो भी यह सहन करती रहे, सहनशीलता बढ़ाती रहे, यह मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। अगर उस पर अन्याय होता होगा तो हम मजबूत बनकर उसके पीठ के पीछे खड़े रहेंगे और उसका सहकार्य करेंगे। लेकिन साधारणतः 90% घरों में इस प्रकार का अन्याय नहीं होता। आजकल अनेक समस्याएं हमारी बेटियों की ओर से खड़ी हो जाती हैं और कुछ समस्याएं जो है हमारी माताओं की भी है। हमारी बिटिया शादी होकर ससुराल की दहलीज लांघ कर अब उस घर में अभी स्थिर भी नहीं होती कि जब तक माताओं के फोन शुरू हो जाते हैं। और फोन पर क्या क्या चर्चा करते हैं इसका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब इनके फोना फोनी की वजह से वो विचलित हो जाती है या उसके बर्ताव में परिवर्तन आने लग जाता है, तब ऐसी कई परिवार हैं कि विवाह होने के पश्चात बेटी वापस घर पर आ गई और उसके पीछे उसकी माँ ही कारणीभूत है। हमारे यहाँ एक बहू ऐसी ही परेशान थी, मायके जाकर 2-2.5 साल तक बैठ गई और जब कोर्ट से ये क्या कहते हैं तलाक लेने का समय आया, तब उसने कहा कि नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगी, मैं वापस आना चाहती हूँ। मैंने भांप लिया कि इस घर में अगर मैं अपना घर छोड़कर रहूंगी तो क्या मेरी अवस्था हो सकती है, समाज किस दृष्टि से देखता है, मेरी गलती हो गई। और उसने सीधे सीधे स्वीकार किया, यह गलती मेरी नहीं थी। बार बार मेरी माँ मेरे कान भरती गई और मैंने उसके कहने में आकर यह निर्णय लिया। उसने अपने काकी ससुर से बात की और तलाक लेने से पूर्व कोर्ट तक गई हुई लड़की वापस आई, आज बहुत सुंदर संसार कर रही है। माताओं, आपसे एक नम्र विनंती है कि अपने बेटियों के परिवार में इस प्रकार की दखल अंदाजी करना हमें बंद करना होगा, नहीं तो धीरे धीरे हमारा देश हम जैसे पाश्चिमात्य देशों का एक हिस्सा बन जाएगा। परिवार टिकाने की, संस्कृति टिकाने का कार्य हमारा देश बहुत अच्छी तरह से करता आया है। इस पर हमें गौर करना चाहिए और माताओं बचपन से ऐसी कुछ सीख देनी चाहिए कि हमारी बच्ची जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को मांग कैसी पूर्तता करते जाते हैं बचपन से।
एक बार मैं एक स्टेशनरी दुकान पर खरीदी के लिए गई तो मेरी एक पहचान वाली महिला भी वहां पर आई थी। उसने इतना सारा सामान खरीदा, डजनों पर पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स वगैरह खरीदा। मुझे लगा उसकी इकलौती बिटिया है, हो सकता है कि वह उसका बर्थडे वगैरह हो तो वह रिटर्न गिफ्ट के पाउच बनाना चाहती, इसलिए ये सभी सामान ले रही। मैंने कहा क्यों जी? बहन, आपके बिटिया का बर्थडे है क्या जो आपने इतना सामान खरीदा है? मुझे लगता है कि आप रिटर्न गिफ्ट का पाउच बनाना चाहती है। नहीं जी, बोले आए दिन चीजें घुमा कर आती है, तोड़ देती है, फोड़ देती है, हमको परेशान कर देती है। सोचा कि साल भर की सारी चीजें भर दे, तो मांगी दो, मांगी दो, मांग पैसी पूर्तता। क्या हम पूर्तता अधिकारी बन गए या पालक है? मेरा बचपन मुझे याद आता है। पार्टी पर की पेंसिल घिस घिस कर छोटी होने के पश्चात जब हम अपने पालकों को कुछ पेंसिल मांगने के लिए जाते तो दसों प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे, तब कहीं एक पेंसिल हासिल होती थी। आज ऐसा कुछ नहीं है, मांगो वैसे। परिणाम ये होता है कि हमारी बिटिया नकार नहीं पचा सकती, और फिर मायके में हो, पालकों के साथ हो या ससुराल में हो, थोड़ा सा भी कहीं इनकार या नकार हुआ कि किस स्तर पर पहुंचेगी पता नहीं। एक लड़की केवल कल की 2 दिन पहले का ही एक समाचार है कि एक लड़की को कोई ड्रेस खरीदना था और पालकों ने कहा कि आज नहीं, आगे कभी खरीदेंगे। उसने सीधे घर जाकर खुदकुशी कर ली। नकार पचा ही नहीं सकती। बहनों, ये हमारे जो रिश्ते हैं बहुत ही सुंदर रिश्ते हैं। माता और बेटी के बीच के रिश्ते अत्यंत पवित्र, अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्यारे रिश्ते हैं। माँ चाहती है तो एक सुशील, सुंदर, विचारी, बुद्धिमान लड़की अपनी बेटी को बना सकती है। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद कहती हूँ। नमस्ते। बुआ जी, कुछ मैसेज है। My daughter is teenager. Kids this age are not at all interested for any course. How do we manage that? उनको कुछ भी काम करना नहीं चाहते हैं वो लोग, तो वो हम कैसे उनसे करवाए? टीनेजर है वो। एक सेकंड, आपको भी अनम्यूट। बुआ जी, सुनाई दिया? हाँ, प्रश्न सुना मैंने। हाँ। तो ऐसी बच्चियों को पहले अपने माँ का काम है कि उसको एक बार विश्वास मिले। काम करना नहीं चाहती, पढ़ना नहीं चाहती, तो चाहती क्या है? हो सकता है कि उसकी रुचि चित्रकला, हस्तकला या नृत्य कला, ऐसी कलाओं में है क्या? वो ऐसा कुछ करना चाहती है क्या? इसकी भी थोड़ी सी जानकारी ले, या उसका फिर समुपदेशन करें। बहुत जरूरी है। ऐसे समय अगर हम समुपदेशन करेंगे तो निश्चित ही वह मान जाएगी, लेकिन समुपदेशन करते समय उसकी मानसिकता का भान रखते हुए, उसकी उम्र का भान रखते हुए हमें समुपदेशन करना पड़ेगा। ओके। किसी और को भी शायद वही कोई प्रश्न था, तो आपने जवाब दे दिया है। ठीक है, एक बार मैं कल का बोल दूं क्या? मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे समय अच्छी अच्छी महिलाओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। जो अनेक आत्मकथाएं आती हैं, उसमें से अगर हम सामूहिक वाचन करें, वो नहीं पढ़ सकती या उसकी इच्छा नहीं होती। आजकल होता यह है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली बच्चियां, उनको मराठी हिंदी में पढ़ने में रुचि नहीं होती। परिणाम स्वरूप वो पुस्तकें भी पढ़ती नहीं, वो पूर्णतः इंग्लिश भी जानती नहीं और मराठी हिंदी में उसको रुचि नहीं होती। तो घर में अगर सामूहिक वाचन हो, कोई सभी बैठकर नहीं वाचन कर सकते होंगे तो कम से कम माँ बेटी मिलकर वाचन करें। और कैसे कैसे
इन महिलाओं ने संघर्ष करते हुए अपना जीवन जिया है, तो हमें तो किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है, फिर भी हम क्यों इन बातों को इनकार करते हैं, इसका आत्मपरीक्षण करने के लिए वो बाध्य हो जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। ओके, मेरे ख्याल से लेकिन ये जो सामूहिक पढ़ना है, जो माँ बेटी को साथ में पढ़ना है, ये शायद बचपन से ही आदत डालेंगे तो ही होगा। हाँ, बचपन से ही। इस उम्र में आके या टीनेजर की उम्र में आके तो अचानक नहीं, थोड़ा देर लगती है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे मोड़ सकते हैं। उनकी 2-4 सहेलियों को बुला ले भले ही साथ में, उनके साथ बैठ कर पढ़ने लग जाए। माँ पढ़े, बच्चियां सुने, इसमें क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करें, तो परिणाम होगा धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। संगीता, बबीता भाभी, अब बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जय श्री कृष्ण, जय महेश। सुलोचना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माँ बेटी के संबंध में इतनी ऊंचाइयों तक हमको इतने अच्छे रिश्ते को कैसे संभालना चाहिए इसके बारे में बताया। जीवन में हम इतना सोचते नहीं, पर जब आज यह आपने बोला तो माँ बेटी के अब हमारे रिश्ते के बारे में इतना ही गहराई से सोचेंगे। बहुत ही सादगी है आपके व्यवहार में और आपकी वाणी में भी। मुझे आपका सादगी भरा जीवन बहुत ही पसंद आया। थाना माहेश्वरी मंडल आपका तहे दिल से आभारी है कि आज आपने हमारे बीच में आकर अपना अमूल्य समय दिया और इतना अच्छा बोला कि हमारे पास तारीफ के लिए शब्द ही नहीं। हम आगे भी आपको कभी जरूर सुनना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय महेश। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय